हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में। साथ ही साथ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी, और इनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फिनिश कर देंगे और कल हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपको इसे समझना है तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं फोन का। अगर आप फोन को चार्जिंग पे लगा दो 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद जब आप उस फोन को टच करोगे उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो चुकी होगी, वो गर्म हो चुका होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप उस हीट का करते क्या हो? कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही चली जाती है। लेकिन हमारे पास कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें हीट की ही नीड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, अगर आपको किसी भी कपड़े को आयरन करना है, आप किसका यूज करोगे? करंट का या हीट का? ऑफ कोर्स हीट का। लेकिन हम करते क्या है, उस प्रेस को, उस आयरन को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिसकी मदद से वो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हीट एनर्जी में। बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है, ये एक्सप्लेन करके किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। कब? जब उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या समझते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, ऐसे जो अप्लायंस है जिनमें हीट की नीड ही है, हम उनके अंदर हीट प्रोड्यूस करेंगे कैसे? अब क्वेश्चन है ये, देखो हम इसको एक नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? काफी सारे इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तब हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करते हैं तब क्या प्रोड्यूस होगी? हमारे पास हीट। ओके, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होंगे उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जो कि सच भी है। देखो, जितना ज्यादा कोलिजन होता है उतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हुए तो क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। ओके, अब देखो अगर मैं इसको, आपके फोन को मैंने जैसे चार्जिंग में लगाया, 1 मिनट बाद उसको ऑफ करा और उसको टच करा, क्या वो तब गर्म होगा? या फिर जब मैंने उसे 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दिया उसके बाद उस फोन को टच करा तब गर्म होगा? ऑफ कोर्स बाद वाले में गर्म होगा। अब देखो हुआ क्या, हमने जितने टाइम के लिए उस कंडक्टर को छोड़ा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन ज्यादा हुआ। मतलब जितने टाइम के लिए आप कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। इसका मतलब ये किस पे भी डिपेंड है? हमारे पास टाइम पे। जितने ज्यादा टाइम तक आप एक कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो कराओगे उतने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। ठीक है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। मतलब जितने टाइम के लिए आप उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब मेरी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है टाइम के। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा कोलिजन होगा क्या उतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा रुकावट पैदा होगी, और रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसका मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, मतलब जितनी ज्यादा हीट बनेगी उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा। मतलब ये भी आपस में कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमारा करंट कैसे फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ा दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने बढ़ा दी तो सीधी सी बात है करंट भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, देखो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, इसकी वजह से क्या होगा? मेरे पास जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास करंट बढ़ेगा, अच्छा यहाँ तक ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे उतना ज्यादा तो कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसका मतलब हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है? करंट के।
ये करंट सिर्फ आई नहीं आता, करंट का स्क्वायर आता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिख देंगे। H is directly proportional to I square RT, या आप लिख सकते हैं H equals to I square RT। ये मेरे पास क्या बन गया है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला ये है I स्क्वायर RT। देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, जो मेरे पास हीट थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, टाइम के, और वही हीट मेरे पास रेजिस्टेंस के भी आई, और वही हीट मेरे पास करंट के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल आई। यहाँ तक ठीक है। हमने क्या पढ़ा, क्या सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कुछ अप्लायंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें खुद हीट की नीड पड़ती ही है, जिसमें हमें करंट नहीं, हमें हीट चाहिए, उसमें हम करंट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपने हीट में। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अब वो हीट आएगी कहाँ से, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि हीट एग्जैक्टली आई कहाँ से। पहले ये देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे देखो जितने टाइम के लिए आप उस कंडक्टर को रखोगे उतने ज्यादा उसमें कोलिजन होंगे और उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम के लिए आप रखोगे उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी बनेगा। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, इसकी वजह से क्या होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए तो सीधी सी बात है, कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, तीनों को मिला के H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं अपना आगे कि एग्जैक्टली ये हीट आ कहां से रही है। देखो जरा, ये मेरे पास है कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने जैसी बैटरी लगाई यहाँ पे क्या सेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये बैटरी थी 20 वोल्ट की, ये बैटरी थी 20 वोल्ट की, इसका मतलब यहाँ पे कितना सेट हो जाएगा पोटेंशियल, 20 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट सेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड भागना शुरू कर देंगे। इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड भागना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, इस तरफ क्या है, लो पोटेंशियल, और इस तरफ क्या है, हाई पोटेंशियल। इस तरफ है लो पोटेंशियल और इस तरफ मेरे पास क्या है, हाई पोटेंशियल। अगर मुझे लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क करता कौन है, ये वर्क करती है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी। किस फॉर्म में, हमने पढ़ा था कि वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। ठीक है, ये बैटरी क्या करती है, वर्क यहाँ पे किस फॉर्म में भेजती है, वो एनर्जी की फॉर्म में, और एनर्जी को किस फॉर्म में भेजती है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हीट पहुंचा कौन रहा है, यहाँ पे हीट को, यहाँ पे जो देखो ये बैटरी है, बैटरी ने क्या करा, काम किसकी टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में। ठीक है, ये आई यहाँ तक एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में जाती है अंदर, ये जाती है हीट के फॉर्म में। मतलब किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है अंदर जाके, ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो भी काम इस बैटरी ने करा वो ही हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ है, हीट में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे जो काम हुआ किसमें, एनर्जी की टर्म्स में, वो अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो चुका है, हीट एनर्जी में। यहाँ तक ठीक है। अच्छा देखो अब क्या हुआ मेरे पास, मैंने बोला वर्क ही मेरे पास क्या है, एनर्जी है, और हमने वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। यहां से W कितना आ जाएगा, V Q। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तब हमने ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, यहाँ से V हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। यहाँ से वर्क डन का कितना आ जाएगा, V, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब V इंटू में Q। यहाँ पे पुट कर दूं, V इंटू में Q इक्वल्स टू एनर्जी। किस फॉर्म में आई ये एनर्जी, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं कि वी क्यू इक्वल्स टू एच। ठीक है,
ohms लॉ मेरे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, और हमने जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, वो मेरे पास क्या था, I इक्वल्स टू Q बाई T। तो यहाँ से मेरे पास Q कितना आ जाएगा, I इंटू में T। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, एक इसको और एक इसको, V की जगह IR और Q की जगह IT। I इंटू I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R T इक्वल्स टू H। ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है पेपर, ठीक है, इजी थी, कुछ भी नहीं करना था। क्या करा है हमने, हमें ये पता है कि बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हमें लो से हाई की तरफ जाना है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हमें जाना है, तो काम करना पड़ेगा। अब ये काम कौन करेगा, ये करेगी बैटरी, ठीक है, किस टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में। अब यही एनर्जी अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ तक ठीक है, ओके। वर्क मेरे पास किसके टर्म्स में जा रहा है, एनर्जी की टर्म्स में। वर्क का फॉर्मूला VQ, और एनर्जी किस टर्म्स में, हमारे पास हीट की टर्म्स में है, ओके। ohms लॉ से V इक्वल्स टू IR ये पुट करा, और Q की वैल्यू क्या पुट करी हमने, I इंटू T, ये रहा। H कितना आ गया, I स्क्वायर R T। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। देखो आप चलते हैं अपना आगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। The heat produced in a conductor due to the flow of electric current। हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये हीट किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। यही मैंने अभी आपको पढ़ाया था और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको एक साथ लिखोगे, कैसे लिखोगे, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखो, ये है स्टेटमेंट, क्वेश्चन आएगा स्टेट जूल्स लॉ, उसमें आपको ये लिख के आना है, क्या लिखा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, मतलब H, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through it, ठीक है, जब कंडक्टर से हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड द टाइम। आपको ये फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है। स्टेटमेंट आप खुद भी लिख सकते हो इसकी, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे जो लिखा है उसी को यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इजी है ये भी। आगे चले अब, इलेक्ट्रिक पावर। देखो अभी मैंने आपको ये समझाया कि ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर, किससे कनेक्ट है, एक बैटरी से। बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी, किस टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, और वही एनर्जी अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। यहां तक हमने अब तक करा था, लेकिन कितनी एनर्जी यहाँ पे जाएगी ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली होता है क्या, इसको हम डिनोट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास होता क्या है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है इस कंडक्टर ने, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। यहां तक ठीक है। देखो, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। यहां तक ठीक है। देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन की, वर्क डन की यूनिट क्या थी मेरे पास, जूल, और टाइम की सेकंड। तो एक यूनिट इसकी क्या बन गई, जूल पर सेकंड। दूसरी भी इसकी एक और यूनिट होती है जो इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ी है, वो क्या है हमारे पास, वो है वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पावर। पावर हमारे पास क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, यूनिट क्या बनी इसकी,
जूल पर सेकेंड और दूसरी वॉट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और दूसरी क्या हो जाएगी जूल पर सेकेंड। अच्छा, डिफाइन वन वॉट, ये फिर से आ गया, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हम क्या करते हैं इसमें, कुछ नहीं, इनके आगे लगा दो वन वन। ठीक है, आप पढ़ो। 1 watt is defined as 1 ampere current flow through a circuit having 1 volt potential difference। समझे इसको? नहीं, रुको मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहले हम पावर के कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। पावर मेरे पास क्या आया, एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी हमारे पास और क्या होता है, हीट अपॉन में टाइम। हीट का फॉर्मूला I² RT और नीचे मेरे पास क्या है T। T से T कैंसिल, ये क्या हो जाएगा I² R। ठीक है, इसके फॉर्मूले लिखते जाना आप सारे। पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या आया पावर का, I² R। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, E/T। ठीक है, अब चलते अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ। देखो, मेरे पास V इक्वल्स टू IR होता है, यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी आएगी V/I। इस वैल्यू को इस R की जगह पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा I² V/I। I से I कैंसिल, कितना आ रहा है V इंटू I। पावर क्या आ जाएगा V इंटू I। ये बना हमारे पास थर्ड फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। देखो, पावर यहां तक कितना आया V इंटू में I। अब यहां से I की वैल्यू निकालो, I कितना आ जाएगा V/R। पुट कर दो इसमें, पावर कितना आ जाएगा V इंटू V/R, कितना हो जाएगा V²/R। एक फॉर्मूला मेरे पास क्या आया V²/R। ठीक है, इन्हीं में से आप किसी भी उससे डिफाइन कर सकते हो 1 वॉट को। यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है इससे। देखो, I की यूनिट क्या होती है एम्पियर और V की क्या होती है वोल्ट। इनके क्या लगा दो 1 1। अब देखो, 1 watt is defined as 1 ampere current flow through a circuit having 1 volt potential difference। ठीक है, 1 ampere of current flow through a circuit having 1 volt of potential difference। आप इन चार फॉर्मूलों को याद करो, इनके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे इसकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, और आपको खुद देखना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। हम देखो, अगले टॉपिक को करने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि मान लो मेरे पास कोई बल्ब है 10 वॉट का। इसका मतलब क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर कोई बल्ब है जिसकी पावर कितनी है 10 वॉट, इसका मतलब क्या, वो 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर मेरे पास कोई डिवाइस है जो कितना है 500 वॉट का है, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मान लो मेरे पास कोई बल्ब था कितना 10 वॉट का। अगर 10 वॉट का बल्ब मैंने 1 सेकेंड के लिए ऑन करा है तो कितने जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा 10 जूल। अगर वही मैंने 1 मिनट के लिए ऑन करा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 10 इंटू 60 600 जूल। अगर वही मैंने 1 घंटे के लिए ऑन करा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 600 इंटू 60। अगर यही मैंने 1 घंटे की बजाय 10 घंटे के लिए ऑन करा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये 36,000 इंटू 10। ये हमारे पास कितना है, सिर्फ 10 घंटे के लिए आया है। लेकिन अगर ये तो सिर्फ 1 दिन का है ना, अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ पूरे महीने से तो और भी जीरोस बढ़ जाएंगे इसके पीछे। ठीक है, अच्छा ये तो सिर्फ एक बल्ब का आएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए,
सिर्फ एक बल्ब के लिए इतना आया है, तो जरा सोचो हमारे घर में और भी तो अप्लायंस को हम यूज करते हैं। एक दिन में हमारे घर में वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, ये सब चीजें भी तो चलती हैं। सिर्फ बल्ब ही थोड़ी ऑन होता है, फैन भी ऑन होता है, इतनी सारे अप्लायंस है। अब अगर मैं सबकी एनर्जी को एक साथ ऐड करके लिखना चाहूं तो इसके पीछे तो काफी सारे जीरोस और आ जाएंगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे घर के बाहर जो एक मीटर लगा होता है उसमें रीडिंग कैसे लिखी होती है? क्या उसमें इतने सारे जीरोस आते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी अब आप उसको देखना, उसमें इतने सारे जीरोस नहीं आते। तो क्वेश्चन ये कि उसमें रीडिंग किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसमें हम ये सीखेंगे हमारे जो घरों में जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, जितने हमारे अप्लायंस है जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो किस तरीके से मीटर में लिखी जाती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, टॉपिक का नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं 1 किलोवाट आवर को। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जितनी भी एनर्जी हमारी जूल में आई है हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, देखते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। हमें पहले तो ये देखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। देखो 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब 1000, वॉट, और आर को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले मिनट में करेंगे तो कितना आएगा 60, और फिर सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा इंटू 60। ये मेरे पास कितना है 6 इंटू 6 36, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये सेम ही चीज है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं हमारे पास, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जब आपकी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होगी तब जाके वो उसको क्या बोलेगा, 1 यूनिट। ठीक है, जब एनर्जी इतनी कंज्यूम हो चुकी होगी तब जाके उसको क्या बोलेगा, वो 1 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे मीटर में रीडिंग आती है। इसका मतलब जब आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर चुके होंगे, इतनी एनर्जी जब आप कंज्यूम कर चुके होंगे तब वो क्या बताएगा, इसको 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक इजी था ये टॉपिक। अच्छा, अब चलते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 220 वोल्ट मीन्स, V मुझे गिवन है कितना, 220 वोल्ट। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6 एम्पियर। करंट भी मुझे पता है कितना है, 0.6 एम्पियर। एट व्हाट रेट, देखो रेट का मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम। ठीक है, व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम, ये क्या गिवन है, पावर। व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब पावर निकालनी है। ट्रांसफर्ड बाय फैन, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स, एनर्जी भी निकालनी है और टाइम गिवन है कितना, 2 मिनट्स। पहली चीज तो हम क्या करेंगे, टाइम को भी कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। कैसे करोगे इसको, इंटू 60 कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखो हमें निकालना है पावर और हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। पावर के फटाफट एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला था उसका I²R, एक था उसका V² अपॉन R, एक हमारे पास था V अपॉन में I, और एक हमारे पास था E अपॉन में T। ठीक है, ये हमारे पास 4 फॉर्मूले थे पावर के। अच्छा, अब आप मुझे बताइए क्या इसमें से किसी में भी R गिवन है, नहीं। इसका मतलब जितने भी R वाले वो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचे 2 फॉर्मूले। ठीक है, एनर्जी तो मुझे निकालनी है पहले, तो मैं एनर्जी पावर एक साथ थोड़ी निकाल सकती हूँ।
तो ये भी फॉर्मूला हुआ कैंसिल। बचा कौन सा, ये थर्ड वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू V इंटू में I। V मुझे पता है देखो 220, I मुझे पता है कितना 0.6, तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी 132 वॉट। ठीक है, पावर कितनी आएगी 132 वॉट। और मुझे क्या निकालना है, एनर्जी भी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ यही है, लगा दो P इज इक्वल्स टू E अपॉन में T। तो E यहां से कितना आ जाएगा P इंटू में T। P मेरे पास कितना है 132, इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से, टाइम कितना है 120, कर दो इसको मल्टीप्लाई, देखो कितना आएगा कितना आ रहा है ये 15840। एनर्जी है तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, जूल। आया यहां तक समझ में? देखो हमने क्या करा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, ये हमें गिवन था। उसके बाद आप देखो हमें क्या निकालनी है, पावर। आपने यहाँ पे सारे पावर के फॉर्मूले लिखे। अब हमने ये देखा कि हमें क्या चीज गिवन है और हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। मुझे V पता था, मुझे I पता था, तो पावर के लिए मैंने क्या यूज करा, V इंटू में I। कितना आया 132 वॉट। फिर क्या निकालनी थी, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, पावर इंटू में टाइम। वही लगाया मैंने, पावर कितना है 132, टाइम कितना है 120। मेरे पास क्या आंसर आया, ये। यहाँ तक आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। द इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट। हमें पावर गिवन है कितनी, 500 वॉट। ऑपरेट 6 आवर्स अ डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हम पहले क्या निकालेंगे, एनर्जी, उसके बाद उसकी कॉस्ट। टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹4.5 पर किलो वॉट आवर। देखो सबसे पहले आप इसको पकड़ो, किस चीज में आंसर निकालना है आपको, किलो वॉट आवर में। ठीक है यहाँ तक ओके। हमारे पास हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू में टाइम। ठीक है, पावर हमें कितनी गिवन है 500, वॉट हमें किस में चाहिए, किलो वॉट में। तो किलो वॉट में करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। ये हो गया। टाइम कितना गिवन है, एक दिन में वो चल रही है 6 आवर, तो 30 डेज में कितना चलेगी, इंटू 30। इससे ये कैंसिल, इससे ये और इससे ये। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 6 इंटू 3, 5 6 30 और 30 इंटू 3 90। किस में आया है, किलो वॉट आवर में। हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी कॉस्ट। अब कॉस्ट में निकालते हैं। देखो जरा ध्यान से, 1 किलो वॉट आवर के कितने रुपए लग रहे हैं, 4.5। तो 90 किलो वॉट आवर के कितने लगेंगे, 90 इंटू 4.5, ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 9, कितना आ जाएगा 405। मतलब कितने रुपए लगेंगे, ₹405। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सबको। हमें क्या निकालना था, हमें कॉस्ट निकालनी थी। देखो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले क्या निकालो, एनर्जी, उसके बाद उसकी कॉस्ट। ठीक है, एनर्जी कैसे निकाली मैंने, पावर इंटू टाइम करके। पावर मुझे पता है कितना था 500 वॉट। इसको मैंने किलो में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीजें किसने गिवन थी, किलो में। अगर यही मेरे को देखो यहाँ पे 6 आवर की जगह सेकेंड होता ना, तो इसको भी मैं पहले कन्वर्ट करती आर में, क्योंकि मुझे पूरा आंसर किस में चाहिए, किलो वॉट आर में। ठीक है, अब देखो पावर किस में आ चुकी है, किलो वॉट में, और ये हमें कितना गिवन है, टाइम आवर्स में गिवन है। आ चुका है हमारे पास किलो वॉट आर। ओके, इसके बाद हमें निकालनी थी कॉस्ट। 1 किलो वॉट आर की कितनी है, 4.5। तो 90 किलो वॉट आर की कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 4.5। आंसर क्या आ रहा है, ₹405। यहाँ तक आया सबको समझ में? ओके, देखो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन जो डाउट है वो लिख के बता सकते हो।
ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।